आज फिर हम लोग महात्मा गांधी युग के बारे में चर्चा करेंगे और उससे संबंधित ऑब्जेक्टिव और एनालिटिकल सवाल देखेंगे। प्रश्न को इस तरह से बनाया गया है कि आप चाहें तो इसे शॉर्ट नोट्स टैब से नोट कर सकते हैं फॉर मेंस एग्ज़ाम। और इससे पीटी के एक एक स्टेप जो है आंदोलन से संबंधित तो उस पर रखा गया है। आप इंडिवर फॉर यू आप देख रहे हैं। और आज के प्रश्न का शुरुआत करने से पहले हम एक इंटरेस्टिंग फैक्ट रखते हैं कि द कम्युनल अवार्ड वाज बेस्ड ऑन द फाइंडिंग्स ऑफ द इंडियन फ्रेंचाइजी कमेटी। यू हैव टू टेल द नेम ऑफ दैट कमेटी एंड फॉर नोइंग द आंसर कीप ऑन वाचिंग एंडेवर फॉर यू। तो चलिए प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं। आप जैसा कि जानते होंगे कि हर प्रश्न को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में रखा गया है कि जानकारी के दृष्टिकोण से भाषा आपका बाधक ना बने। तो चलिए पहला सवाल, असहयोग आंदोलन में सर्वप्रथम किस नेता को गिरफ्तार किया गया? विच लीडर वाज फर्स्ट अरेस्टेड इन नन कोऑपरेशन मूवमेंट? इनका नाम था मोहम्मद अली। जानते हैं ये अली बंधु थे, मोहम्मद अली और शौकत अली। नेक्स्ट सवाल देखिए, 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन का बहिष्कार किस वजह से किया गया? प्रिंस ऑफ वेल्स देखिए, एक जीके ये हो गया। प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन कब हुआ था? 1921 में। तो वाई वाज द प्रिंस ऑफ वेल्स विजिट टू इंडिया बायकॉटेड इन 1921? इसका कारण था अली बंधुओं को रिहाई न किए जाने के कारण। नेक्स्ट सवाल देखिए, चौरा चौरी कांड कब घटित हुआ? व्हेन डिड द चौरा चौरी इंसिडेंट हैपन? तो 5 फरवरी 1922 को हुआ। कहाँ हुआ था? देवरिया ज़िले में। एक्चुअली में जो क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स ये था कि पुलिस ने एक जुलूस को रोकना चाह रहा था। हिंदी में थोड़ा मिस्टेक्स है कुछ। हाँ, जनता ने रोकना चाहा। हाँ, और जनता ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी। थानेदार समेत सिपाहियों की मृत्यु हो गई। और 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने आंदोलन को स्थगित कर दिया, क्योंकि वो जैसे ही देखा इन्होंने कि अब जो असहयोग आंदोलन है ये वायलेंट हो गया, इस वजह से उन्होंने आंदोलन को स्थगित कर दिया। नेक्स्ट सवाल देखिए, असहयोग आंदोलन के स्थगन पर किसने कहा था कि इस समय जबकि जनता का उत्साह चरमोत्कर्ष पर था, वापस लौटने का आदेश दे देना राष्ट्रीय दुर्भाग्य से कम नहीं था? ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे पूरा खिलाफत मूवमेंट वगैरह सब हिंदू मुस्लिम एकता सारा लोग एक हो गया था, बहुत चरम स्थिति पर था। हु हैड said at the postponement of the non-cooperation movement that giving orders to return at the time when the enthusiasm of the public was at its peak was nothing short of national misfortune? ये एक स्टेटमेंट था सुभाष चंद्र बोस का। नेक्स्ट सवाल देखिए, विथ whom is the ली कमीशन कंस्टिट्यूटेड इन द ईयर 1924? 1900 देखिए, अब सवाल में एक्चुअली में ली कमीशन का गठन ये 1923 में ही हुआ था। और आपको बताना है कि ली कमीशन का संबंध किससे है। तो आपको पता है कि 1923 में लॉर्ड ली के नेतृत्व में एक रॉयल कमीशन नियुक्त हुआ था। उसको भारत उच्च सेवाओं के ऊपर विचार एवं विवरण प्रस्तुत करना था। और लॉर्ड ली की अध्यक्षता में ही भारत में सुपीरियर सिविल सेवा का रॉयल कमीशन 1924 की रिपोर्ट में भारत ये 1924 में रिपोर्ट दिया था। ली कमी ऐसे सीधा सीधा ऐसे समझा जाए कि ली कमीशन के आधार पर ही यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन हुआ था, उसी के सिफारिश के आधार पर, है ना। तो ये हुआ ली कमीशन। और थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि भारत की लोक सेवाओं की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को सर रॉस वारकर की अध्यक्षता में हुई थी। और 1924 में ली आयोग ने प्रस्ताव दिया, ली रिकमेंड किया, उसके आधार पर यूपीएससी गठन हुआ। ये प्रस्ताव किया कि 40% जो बहाली हो वो ब्रिटिश का हो, जो कमीशंस के एग्ज़ाम में हो 40% ब्रिटिश हो, 40% भारतीय हो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से, मतलब सीधी भर्ती से, और 20% जो प्रोविंशियल सेवा जो जैसे अभी जो स्टेट सर्विस जैसे जेपीएससी बीपीएससी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, इससे जो सिलेक्ट होते हैं उससे 20% को पदोन्नत दिया जाए। ये ली कमीशन का रिपोर्ट था।
अब नेक्स्ट देखिए आपके सामने है मुंडी माइन कमेटी का संबंध किससे है। मुंडी माइन कमेटी इज कंसर्न्ड विथ द्वैध शासन। ठीक है। अब देखिए इस समिति के गठन के पीछे का कारण भारतीय परिषद अधिनियम जो इंडियन काउंसिल एक्ट था 1919 का, तो उसके तहत 1921 में स्थापित संविधान और द्वैध शासन प्रणाली के कामकाज की समीक्षा करना था। ठीक है। मुंडी मैन कमेटी का पर्पस समझ गए। अब देखिए ब्रिटिश सरकार ने सर एलेक्जेंडर मुंडी मैन की अध्यक्षता में एक समिति गठित किया था। उसमें भारतीय सदस्य भी थे, सर शिवा स्वामी अय्यर, डॉक्टर आर.पी. परांजपे, सर तेज बहादुर सप्रे और मोहम्मद अली जिन्ना। तो मुंडी मैन कमेटी मतलब द्वैध शासन। देखिए साइमन गो बैक का नारा इस कमीशन के विरोध में कहाँ लगा था। आप सबको पता है कि साइमन कमीशन साइमन गो बैक, वेयर डिड द स्लोगन साइमन गो बैक रेज्ड इन अपोजिशन टू दिस कमीशन। ये मुंबई में 3 फरवरी 1928 को लगा था। और उसका कारण क्या था कि साइमन कमीशन जो गठित हुआ था उसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं थे। टोटल 6 सदस्य थे लेकिन एक भी सदस्य भारतीय नहीं थे। और ये जो 6 भी सदस्य थे वो सब ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य थे, ब्रिटेन के पार्लियामेंट के। और देखिए साइमन कमीशन का नियुक्ति हुआ क्यों था, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 को जो मॉन्टेग्यू चम्सफोर्ड सुधार हुआ था 1919 का, उसका अध्ययन करने के लिए हुआ था। और इस आयोग को ये पता लगाना था कि ब्रिटिश भारत के प्रांतों में शासन प्रणाली किस तरह से चल रही है, क्या उत्तरदायी शासन की स्थापना जरूरी है, शिक्षा के क्षेत्र में कहाँ तक वृद्धि हुई। तो देखिए आप ऐसे समझिए कि एक तरफ से ये छोटा सा नोट्स हो गया। ठीक है। एक तरह से छोटा सा नोट्स हो गया। अगर साइमन कमीशन के बारे में यू हैव टू डिस्क्राइब इन हिंदी और इन इंग्लिश, यू कैन क्लियरली राइट डाउन इफ़ यू आर एबल टू ग्रास्प व्हाट एवर इज बीइंग रीड हियर। नेक्स्ट सवाल देखिए, साइमन कमीशन का विरोध में लाला लाजपत राय की मृत्यु लाठी के चोट से कहाँ हुई थी। देखिए सबको पता है साइमन कमीशन गो बैक करते लाठी चार्ज हो गया, लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई इंजुरी से। वेयर लाला लाजपत राय डाइड ऑफ लाठी इंजुरी एज अपोज टू साइमन कमीशन, इनका वो कहाँ हुआ था, लाहौर में। ठीक है। तो ये सब छोटे छोटे चीज़ हैं, ध्यान देने से पता चल जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, साइमन कमीशन की रिपोर्ट 27 मई 1930 के बारे में क्या गलत है। अब देखिए साइमन कमीशन का जो रिपोर्ट, ये तो गो बैक हुआ। अब देखिए रिपोर्ट में के बारे में बताना है। व्हाट इज़ नॉट ट्रू अबाउट द साइमन कमीशन रिपोर्ट ऑन 27 मई 1930। भारत में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त किया जाए। द सिस्टम ऑफ डायरकी शुड बी अबोलिस्ड इन इंडिया। उच्च न्यायालयों को भारत सरकार के नियंत्रण में कर दिया जाए। लेट द हाई कोर्ट्स बी कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बर्मा को भारत से अलग कर दिया जाए। बर्मा शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया। प्रांतीय विधानमंडलों में सदस्यों की संख्या बढ़ाया जाए। द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर बी इंक्रीज्ड। तो यहाँ पे देखिए ये सारे ऑप्शन यहाँ पे सही है। देखिए ये क्रोनोलॉजी जो ये सारे फैक्ट दिए गए हैं कि आप एक छोटा मोटा नोट तैयार कर लें और साथ साथ में ये भी आपको पता चल जाए कि साइमन कमीशन के बारे में क्या क्या सही है क्या गलत है। तो यहाँ पे सारे आंसर सही है। अब नेक्स्ट सवाल देखिए, साइमन कमीशन की रिपोर्ट को किसने रद्दी के टोकरे में फेंकने लायक बताया था। हु सेड द साइमन कमीशन रिपोर्ट शुड बी थ्रोन ऑन ए हीप ऑफ रबिश। इनका नाम था सर शिव स्वामी अय्यर। ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल देखिए, नेहरू रिपोर्ट के कौन दो लक्ष्य थे। एक्चुअल में हुआ ये था ना कि साइमन गो बैक के बाद ना एक मूवमेंट ये क्रिएट हो गया था कि ब्रिटिश लोग को मन में ये था कि भारतीय लोग अक्षम हैं खुद का संविधान बनाने के लिए, संविधान नहीं बना सकते कि सरकार कैसे चलाना है ना, पूरा मैनेजमेंट पे ही क्वेश्चन कर रहे थे। तो इसी के खिलाफ देखिए नेहरू रिपोर्ट 1928 में आया था। इसके दो लक्ष्य क्या थे, व्हाट वेर द गोल्स ऑफ द नेहरू रिपोर्ट 1928। पहला था डोमिनियन स्टेटस और दूसरा पूर्ण स्वराज। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, गांधी जी द्वारा 14 फरवरी 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की क्या वजह के बारे में, वजह क्या थी इसके बारे में कौन सा कथन सत्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द रीजंस फॉर स्टार्टिंग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ऑन 14 फरवरी 1930 बाई गांधी जी। अब देखिए साइमन कमीशन की असफलता आपको पता है कि जैसे क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट जा रहा है, एग्जाम में भले आप कंफ्यूज हो ना हो, यहाँ पे देखते जाइए। फेल्यूर ऑफ साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट का स्वीकार करना। नेहरू रिपोर्ट बना था
हाँ, रिजेक्टिंग नेहरू रिपोर्ट। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, उसमें पारित पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव। पता ही है कि 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। द लाहौर सेशन ऑफ द कांग्रेस पास्ट ए रिजोल्यूशन ऑफ कंप्लीट स्वराज, पूर्ण स्वराज। और डी है गांधी जी द्वारा प्रस्तुत 11 सूत्री मांगों पर विचार न करना, नॉट कंसिडरिंग द 11 पॉइंट्स डिमांड प्रेजेंटेड बाय गांधी जी। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ई है, सभी सही है, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन इस तरह से शुरुआत हो गया 1930 के पीरियड में। सविनय अवज्ञा आंदोलन का कार्यक्रम निम्नलिखित में क्या शामिल नहीं था। अब देखिए लॉन्च जब हो गया तो इसमें क्या क्या शामिल करना था। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रोग्राम ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ए ऑप्शन देखिए, नमक नमक कानून का उल्लंघन करना, ब्रेकिंग ऑफ साल्ट लॉ। बी है सरकारी सेवाओं एवं उपाधियों का बहिष्कार करना, बाइकाटिंग गवर्नमेंट सर्विसेज एंड टाइटल्स। सी में देखिए विदेशी कपड़ों का बहिष्कार एवं उसे जला देना, बाइकॉटिंग एंड बर्निंग ऑफ फॉरेन क्लॉथ्स। कर अदायगी को रोकना, विद होल्डिंग टैक्स पेमेंट। स्वदेशी आंदोलन को पुनर्जीवित करना, रिवाइविंग द स्वदेशी मूवमेंट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये रॉन्ग है। बाकी ये जितना है ए बी सी डी, ये चारों सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रम में शामिल था। तो देखिए मैं फिर बता रहा हूँ कि अगर इफ़ यू हैव टू राइट अ शॉर्ट नोट और सम you have to collect some information about the civil disobedience movement, just you can write after going through this वीडियो लेक्चर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, गांधी जी का दांडी यात्रा कितने दिनों में पूर्ण हुई। देखिए सबको पता है इन हाउ मेनी डेज गांधी जी दांडी यात्रा बस कंप्लीटेड, 22, 23, 24, 25। देखिए यहाँ पे कलर से आप समझ गए होंगे कि आंसर इसका 24 डेज होगा। और दांडी यात्रा कहाँ से कहाँ तक हुआ था, साबरमती से दांडी तक। देखिए नाम काफ़ी है, साबरमती से दांडी तक 12 मार्च 1930 से शुरू होकर 6 अप्रैल 1930 तक हुआ था। और गांधी जी के साथ 79 सपोर्टर्स है। देखिए सपोर्टर्स में कहीं 78 कहीं 79 मिलता है ऑप्शन में। यू मे कीप इट इन योर माइंड। और द पर्पस वाज टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, गांधी जी की दांडी यात्रा के समानांतर नमक कानून तोड़ने का आंदोलन कई जगह चला, कई जगह समझ लीजिए 2 पैरेलल यात्रा चला था। आपको बताना है कि के कलप्पन और टी के माधवन ने कहां से कहां तक यात्रा की। पैरेलल टू गांधी दांडी मार्च, द मूवमेंट टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ took place in many places. We have to tell from where did K. Kelappan and T. K. Madhavan travel. तो इसका सही आंसर मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ देता हूँ। ऐसे जिन्होंने अध्ययन किया होगा वो इसका आंसर अब तक का समझ गए होंगे कि ए और डी छोड़ के कौन सा आंसर होगा। चलिए आधा हिंट दे दिया मैंने, हाँ 50-50 उड़ा दिया, 2 आंसर बचा है, बीसी में आपको चुन के बताना। नेक्स्ट सवाल देखिए, गांधी जी को कब काले झंडे दिखाए गए। वेन वेयर ब्लैक फ्लैग सोन टू गांधी जी। तो 1922, 1930, 1931, 1932। आप साल देखते जाइए, चौरा चौरी कांड के बाद सविनय अवज्ञा 1931 और 32। तो ये कौन सा पीरियड था। देखिए ये 1931 का पीरियड था। इसका सही ऑप्शन होगा आंसर नंबर सी 1931। एक्चुअल में क्या था कि 23 मार्च 1931 को राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव को फांसी दी गई, इसलिए कराची में युवाओं ने काले झंडे दिखाए। और सविनय अवज्ञा आंदोलन की लोकप्रियता को देखकर लॉर्ड इरविन जो था उस समय का, वो गांधी से समझौता करना चाहा और उसका रिजल्ट क्या हुआ, गांधी इरविन पैक्ट 1931 में हुआ। नेक्स्ट सवाल देखिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी। हु चेयर्ड। देखिए आपको पता है गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, किस लिए हुआ, कौन कौन लोग भाग लिया। तो आपको बताना, हु चेयर द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ये उस समय ब्रिटेन में लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड। और ये कब हुआ था, 12 सितंबर 1930 को लंदन में हुआ था। और भारत की ओर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तेज बहादुर सप्रू, मोहम्मद अली जिन्ना, ये सब भाग लिए थे। तो प्रथम गोल में सम्मेलन देख लिया आपने। एक देखिए पर्पस यही था, सविनय अवज्ञा आंदोलन का पॉपुलैरिटी इतना ज़्यादा हो गया कि ब्रिटिश पे दबाव हुआ। उन्होंने बोला कि आओ भाई मीटिंग करो, राउंड टेबल पर बैठो, बात करो और आंदोलन ख़त्म करो।
नेक्स्ट सवाल देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जब कांग्रेस बायकॉट कर दिया, कांग्रेस भाग ही नहीं लिया प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो 1931 में हुआ था, तो उसका और अंग्रेज का और टेम्परेचर बढ़ गया कि अब क्या होगा, और तो और कोई आंदोलन खतरनाक चलेगा। हाँ, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बारे में क्या गलत है, यू हैव टू टेल। हाँ, व्हाट इज अनट्रू अबाउट सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, चूज द करेक्ट ऑप्शन। गांधी जी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि थे कि नहीं, सोचिए। एनी बेसेंट भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया। अंबेडकर ने पृथक निर्वाचन की मांग की। अंग्रेजों की कुटिल चाल, ये देखिए यहाँ पे चल लिखा गया, अंग्रेजों की कुटिल चाल यहाँ पे होगा, से सांप्रदायिक समस्या उत्पन्न हुई। सभी विकल्प सही है। देखिए ये बिल्कुल ऑप्शन नंबर ई सही है यहाँ पे, कि कांग्रेस महात्मा गांधी वाज द ओनली रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द कांग्रेस एंड एनी बेसेंट हैड गॉन देयर टू अपीयर इन पर्सन। वो अपने भरोसे गई, वो अपना खुद का से गई थी, और ये महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया। अंबेडकर पृथक निर्वाचन का मांग किया, और ये डिवाइड एंड रूल, जो कुटिल चाल आप देख रहे हैं, कुटिल चाल यही था, डिवाइड एंड रूल। नेक्स्ट सवाल देखिए, गांधी इरविन पैक्ट के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ट्रू अबाउट गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च 1931। देखिए कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद कर देगी। ठीक है, यहाँ टेबल पे ये लोग बैठा तो बोला कि क्या क्या करना है, दोनों में समझौता हुआ। तो कांग्रेस वुड डिसकंटिन्यू द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। दूसरा है, कांग्रेस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। कांग्रेस वुड पार्टिसिपेट इन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस पर अंकुश सरकार से जुड़े अपराधों संबंधित सभी अभियोग वापस लेगी। द गवर्नमेंट वुड विड्रॉ ऑल ऑर्डिनेंसेस इशूड टू कर्ब द कांग्रेस। द गवर्नमेंट वुड विड्रॉ द ऑल प्रोसिक्यूशंस रिलेटिंग टू ऑफेंसेस नॉट इन्वॉल्व वायलेंस। सरकार सविनय अवज्ञा आंदोलन में अपनी गतिविधियों के लिए कारावास की सजा से गुजर रहे सभी व्यक्तियों को रिहा करेगी। The government would release all persons undergoing sentences of imprisonment for their activities in the civil disobedience movement। और ई है, सभी विकल्प सही है, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन ई। देखिए दोनों में समझौता ये हुआ था कि आप सेकेंड राउंड टेबल में कॉन्फ्रेंस में भाग लीजिए। तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से पहले गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, और उसमें ये सब बातें तय हुई थी। लेकिन देखिए गच्चा कहाँ हो गया, गच्चा ये हो गया कि राजगुरु भगत सिंह सुखदेव को जो पकड़ा गया था, उसके फांसी का चर्चा गांधी इरविन पैक्ट में गांधी के बिहाफ में किया ही नहीं गया। और ये हमारे देश के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य था, और ख़ास करके जो गरम दल के लोग थे इससे काफ़ी दुखी हुए थे। इसी वजह से गांधी जी को काले झंडे दिखाया गया, और कई बार जब बहुत इन डिटेल डिस्कशन होता है तो गांधी जी पे ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा रह जाता है कि अगर गांधी से अंग्रेज इतना दबाव में थे, आपसे समझौता करने के लिए तैयार थे, तो फिर आपने इन तीनों का फांसी क्यों नहीं रुकवाया। इसका मतलब है कि यू मस्ट हैव सम बैड इंटेंशन अबाउट दीज 3 पर्सन्स, जो देश के लिए इनकी भी कुर्बानी आज इतनी बड़ी हो गई, तो आप इनकी फांसी को रुकवा सकते थे। चलिए अब इस पर कभी और चर्चा होगा। और नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगस्त 16 1932 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड की घोषणा की। अब देखिए इन्होंने अपना चाल चल दिया, देखा कि चलो अब बात नहीं बन रही है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, तो चलो कॉमनल अवार्ड डिवाइड एंड रूल को फिर एक बार इस्तेमाल कर दिए। इस अवार्ड में किसके किसके लिए अलग निर्वाचक मंडल की घोषणा हुई। On August 16, 1932, the British Prime Minister Ramsay MacDonald announced the Communal Award, which provided for separate electorate. It were for which class or groups? आपको ये बताना किसके किसके लिए हुआ था। जो मैकडोनाल्ड, देखिए सबको पता है मैकडोनाल्ड अवार्ड में पृथक निर्वाचक मंडल का हुआ था सेपरेट। तो है ए ऑप्शन डिप्रेस्ड क्लास, मुस्लिम के लिए, यूरोपियन के लिए, सिख के लिए, एंग्लो इंडियन के लिए, और इंडियन बेस्ड क्रिश्चियंस के लिए। तो देखिए यहाँ पे जितने ऑप्शन हैं इन सब के लिए, मतलब इतने सारे ग्रुप में इंडिया के लोगों को इन्होंने बांटने का चाल रचा।
ठीक है, तो यहाँ पे सभी ऑप्शन सही है और पर्पस तो एक ही था, डिवाइड एंड रूल। अब देखिए नेक्स्ट सवाल जो आपके सामने है, ये पूना समझौता 26 सितंबर 1932 के बारे में क्या सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट पूना पैक्ट 26 सितंबर 1932। देखिए दोनों भाषाओं में देने से थोड़ा सा अक्षर छोटा बड़ा आपको दिख रहा होगा। चलिए, गांधी जी स्टार्टेड फास्ट एंड टू डेथ अगेंस्ट कम्युनल अवार्ड। गांधी जी ने सांप्रदायिक पंचायत के खिलाफ आमरण अनशन शुरू किया। देखिए ये भी एक जीके है, गांधी जी क्या किए थे उसमें, आमरण अनशन। गांधी जी वॉज इन यरबदा जेल पुणे एट दैट टाइम। गांधी जी उस समय पुणे के यरबदा जेल में थे। गांधी एंड अम्बेडकर अग्रीड फॉर ज्वाइंट इलेक्टोरेट इंस्टीड सेपरेट इलेक्टोरेट। गांधी जी और अम्बेडकर ने पृथक निर्वाचन मंडल के बजाय संयुक्त निर्वाचक मंडल के लिए सहमति व्यक्त की। अबाउट 19% ऑफ सीट्स वेयर टू बी रिजर्व फॉर दीज क्लासेज इन द लेजिस्लेचर। विधायिका में इन वर्गों के लिए लगभग 19% सीटें आरक्षित की जानी थी। दिस सिस्टम शुड कम टू एन इन 10 ईयर्स। यह प्रणाली 10 वर्षों में समाप्त होनी चाहिए। देखिए ये सारा जितना भी प्रपोजल देख रहे हैं ना, ABCDE, ये सारा पार्ट था पूना पैक्ट का। आप देखिए इसमें से अलग अलग जीके निकाल के देखिए कि गांधी जी उस समय कहाँ बंद थे, यरबदा जेल में। ठीक है, आमरण अनशन शुरू किया था, यस किया था। पृथक निर्वाचक मंडल हुआ था, उसके बदले क्या कहाँ सहमति हुआ, संयुक्त निर्वाचन मंडल, ज्वाइंट इलेक्टोरेट, मतलब सबको साथ चुनना है। गांधी जी का सीधा कहना था कि हमको हिंदुओं को बीच में बंटवारा मत करो, अछूत छूत ऊंची नीची, ये इसके वजह से उन्होंने आमरण अनशन किया था। और 19% सीटें दे दी। और जो सीटों का संख्या था, अंग्रेज 80 सीट के बाद गए थे, भारतीय ये पूना पैक्ट में 147 सीटें दे दी गई इन लोगों को, सेंट्रल और वो स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली में। और 10 साल में ये समाप्त होना था, लेकिन एक्चुअल में ऐसा हुआ नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हु साइंड पूना पैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ महात्मा गांधी। लीजिए, महात्मा गांधी के की ओर से पूना पैक्ट पर किसने हस्ताक्षर किए। मदन मोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू और नन ऑफ दीज। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा, मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट देखते हैं कि हम जो आपसे इंटरेस्टिंग फैक्ट पूछे थे कि कम्युनल अवार्ड वाज बेस्ड ऑन द फाइंडिंग्स ऑफ इंडियन फ्रेंचाइजी कमेटी, यू हैव टू टेल द नेम ऑफ दैट कमेटी। और उस कमेटी का नाम है लोथियन कमेटी। तो आपने ये वीडियो का इतना सारा प्रश्न देखा और आशा है कि आप ऑब्जेक्टिव कम सब्जेक्टिव टाइप से तैयारी कर रहे होंगे। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग।